सभी को जय हिंद। साथियों, अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है कि आपका जो 5 किलोमीटर का टाइम है वो 24 मिनट के अंदर नहीं आ पा रहा है और आपका फिजिकल कुछ दिन बाद है, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप तैयारी किस तरीके से करें कि आपका जो 5 किलोमीटर का टाइम है वो इंप्रूव हो जाए। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बच्चे 5 किलोमीटर में कौन कौन सी गलतियां करते हैं या उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उनका 5 किलोमीटर का जो टाइम है वो इंप्रूव होने लगे। चाहे वो 20 मिनट में भाग रहे हो, 22 मिनट में भाग रहे हो, 24 मिनट में, 26 मिनट में, 30 मिनट में, डजंट मैटर कि आप कितने मिनट में भाग रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप भाग किस तरीके से रहे हैं और आपको इंप्रूव कितना करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथियों, जितने भी रनर्स चाहे वो 1600 मीटर की तैयारी करें या 5 किलोमीटर की तैयारी करें या इनफैक्ट किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की वो तैयारी कर रहे हैं, 3 से 4 ऐसी समस्याएं हैं जो हर किसी को फेस ऑफ करनी पड़ती है। जब हम लोगों ने रनिंग की थी तो हमारे टाइम पे भी ये समस्या हमें फील होती थी और वही एक्सपीरियंस जो 8-10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। साथियों, जो पहली समस्या है वो सबसे ज्यादा बच्चों में होती है कि उनकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है। और रही बात 5 किलोमीटर की, तो वो सारा जो गेम है वो सब ब्रीदिंग टेक्निक्स पे है कि आपको सांस किस तरीके से लेनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है हाथ पैर भर जाते हैं। वो मतलब मूवमेंट इस तरीके से होती है, मतलब बॉडी की स्ट्रेचिंग कंप्लीट नहीं हो पाती या व्हाटएवर जो भी है, उनके हाथ पैर बहुत जल्दी भर जाते हैं। तीसरी चीज है कि रनिंग करते वक्त यहां साइड इस तरफ पेट में उनके बहुत ज्यादा दर्द फील होने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया है कि जिसकी वजह से हमसे भागा नहीं जा रहा। और चौथी जो समस्या है वो है पेन की, चाहे वो शिन पेन हो, चाहे नी पेन हो, चाहे एंकल पेन हो या लोअर बैक पेन हो। ये एथलीट्स के या जो भी फिजिकल एक्टिविटी की जो तैयारी करते हैं उनके साथ ये समस्या आ जाती है कि उनको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। साथियों, हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की कि हम रनिंग की शुरुआत कैसे करेंगे। काफी लोग ये इस तरीके की गलतियां करते हैं कि वो डेली ग्राउंड पर जाते हैं और डायरेक्ट 5 किलोमीटर रनिंग लगाने लग जाते हैं और वो डेली अपना टाइम नोट करते हैं कि हम 5 किलोमीटर कितने की भाग रहे हैं या हमारा टाइम इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। वो डेली 5 किलोमीटर लगाने लग जाते हैं। दोस्तों, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन सक्सेसफुल आज के टाइम में वही है जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करे। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहली बात कि आपको नंबर 1 स्ट्रेचिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। वार्म अप से पहले जब भी आप कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी करें आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। सेकंड पॉइंट क्या है, आपको एक अच्छा खासा वार्म अप करना है जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल गर्म हो जाए और आपके इंजरीज के चांसेस कम हो जाए। तीसरा, वर्कआउट करने के बाद आपको कूल डाउन बहुत अच्छे तरीके से करना है। और चौथा, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग अच्छे से करनी है। अगर आप ये चारों पॉइंट फॉलो करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो रनिंग परफॉर्मेंस वो तो अच्छी होएगी, साथ में आपके इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। रनिंग वर्कआउट हमें स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर का करना किस तरीके से है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग में ज्यादा तेज ना भागें। आप एकदम से ऐसे ना जैसे 100 मीटर की स्प्रिंट यूसेन बोल्ट लगाते हैं, आपको उस तरीके से नहीं करना है। 5 किलोमीटर लंबी गेम, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और तरीके से तैयारी करें। आप वार्म अप के बाद जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं उसमें स्टार्टिंग फेज में तो मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि आपको किसी भी वर्कआउट की तरफ नहीं जाना है, आपको अपनी एंड्योरेंस रनिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। आप स्टार्टिंग फेज में एंड्योरेंस पे ज्यादा काम करें, जैसे कि आप वॉक जॉग कर सकते हैं। ठीक है, वॉक जॉग करने से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर एंड्योरेंस बनने लगेगा और आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना जनरेट होने के बाद आप किसी भी वर्कआउट को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। साथियों, पहले पॉइंट से हमने ये चीज तो समझ ली कि हमें रनिंग की शुरुआत किस तरीके से करनी है, लेकिन जो दूसरी समस्या आती है वो आती है कि रनिंग शुरू करते ही हमारी सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है। सांस लेने का सही तरीका क्या है, हमें किस तरीके से सांस लेनी चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या होंगी कि जिससे कि हमारी सांस में इंप्रूवमेंट हो और हम ज्यादा लंबा हम भाग सकें। साथियों, जो सबसे पहला क्वेश्चन मन में उठता है वो ये उठता है कि सांस तो किसी भी तरीके से ले, क्या ही फर्क पड़ता है, सांस ही तो लेनी है, ऑक्सीजन ही तो इनटेक करनी है। लेकिन दोस्तों, ये चीज ना बहुत गलत है। जब भी हम किसी फिजिकल एक्टिविटी की तैयारी करते हैं, इनफैक्ट कोई सा भी वर्कआउट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा चाहिए होती है। इसीलिए सांस लेने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो साथियों, हमें सांस लेने के तरीके के बारे में जानना है कि जो एक्चुअल फॉर्म है सांस लेने का वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो इंटरनेशनल रनर्स हैं वो मुंह खोल के भागते हैं।
वो ऐसा क्यों करते हैं? आपने काफी ज्यादा वीडियोस देखी होंगी, इनफैक्ट नहीं देखी है तो आप जाके एलीट कैटेगरीज के रनर्स की वीडियोस देख सकते हैं। वो रनिंग करते वक्त 5 किलोमीटर तो छोड़िए, जो 21-42 अल्ट्रा मैराथन भाग रहे हैं ना, वो भी अपना मुंह खुला रखते हैं। तो क्या वो गलत करते हैं? ये जो आप मुंह बंद करके भाग रहे हैं वो गलत करते हैं? गलत क्या है, डिफरेंस क्या है? साथियों, सबसे पहले डिफरेंस समझना जरूरी है कि मान के चलिए अगर हम मुंह बंद करके रनिंग करते हैं तो हमें नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है। एक टाइम आता है जब वो ना यहाँ पे बहुत ज्यादा ना वो जाम होने लग जाता है कि हमारी सांस ही नहीं आ रही होती, तो हमारा मुंह ऑटोमेटिकली खुलता है। इसको और ज्यादा सही तरीके समझने के लिए आप एक 400 या 800 मीटर की आप एक रेपिटेशन लगाएं अपनी 100% स्पीड में मुंह बंद करके, ठीक है। उसके बाद जब आप रुकेंगे ना, आपका मुंह ऑटोमेटिकली खुलेगा सांस इनटेक करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की कैपेसिटी मात्रा ज्यादा चाहिए, वो नाक प्रोवाइड नहीं कर पाता जब भी हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की तैयारी करते हैं। इसीलिए आप जब भी रनिंग करें मुंह और नाक दोनों खुला रहे। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। रनिंग करने का जो सही फॉर्म होता है, सांस लेने का जो सही फॉर्म होता है, वो ये होता है कि आपको अपना मुंह और नाक दोनों खुला रखना है, दोनों से सांस इनटेक करनी है और दोनों से सांस बाहर छोड़नी है। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। आप स्टार्टिंग से इस चीज को करके देखें। स्टार्टिंग फेज में जो आपके यहाँ लंग्स में जो पेन होता है, वो पेन भी धीरे 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 खत्म होने लगेगा। डे 1 से आपको इंप्रूवमेंट मिलने लग जाएगा। अगर आप मुंह बंद करके 10 मिनट स्लो रनिंग करते हैं तो वहीं मुंह खोलने के बाद आप उसको 15, 17, 18, 20 मिनट तक लेके जा पाएंगे। आप इस चीज को वर्कआउट में ऐड करके देखिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। साथियों, जो तीसरी और जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि रनिंग करते टाइम हाथ पैर जाम होने लग जाते हैं। एक टाइम आता है जब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद वो पैर हाथ एकदम से भरने लग जाते हैं, काम ही करना बंद कर देते हैं, एकदम से जाम पड़ जाते हैं, जिसको आप बोलते हो कि पैर हाथ जाम हो गए, भागा नहीं गया। तो ऐसा क्यों होता है? साथियों, चाहे आप बिगनर हो या कोई इंटरनेशनल एथलीट हो, दोस्तों फर्क क्या है ना, बॉडी सबकी टाइट होती है। बॉडी के अंदर हमारे लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? हमारी बॉडी की मसल्स को वो टाइट करने लग जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी मतलब परफॉर्म करना कम कर देती है। धीरे 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 वो मसल फटीक होने लगता है और वो कम कर देती है। साथियों, इस चीज से बचने के लिए एक तो आपको रेगुलर बेस पे वर्कआउट करना है, साथ में आपको स्ट्रेचिंग पे ज्यादा ध्यान रखना है। कि स्ट्रेचिंग एकमात्र ऐसी चीज है जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड बना है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो आप लैक्टिक एसिड्स को कम करने के लिए आप स्ट्रेचिंग पे खास काम कर सकते हैं। साथियों, जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ की कमी। दोस्तों, पैर हाथ इसलिए भर जाते हैं, हमारी काफ मसल, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स इसलिए जाम होने लग जाती है कि उसमें स्ट्रेंथनिंग की कमी होती है। जब भी हम अपना वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वीक में कम से कम 1 या 2 दिन आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट ऐड करना है, जिसमें आपकी थाई का वर्कआउट हो जाए, जिसमें कि आपके लेग्स का वर्कआउट हो जाए और अपर बॉडी का वर्कआउट हो जाए। तो स्ट्रेचिंग के टाइम पे आपने पुशअप्स लगा ली, थोड़े बहुत वो पुलअप बार पे पुलअप्स लगा लिए, तो आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं अपने अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए। लेकिन लोअर बॉडी के लिए आप प्रॉपर 2 दिन ऐसा निकालें जिसके अंदर आप स्ट्रेंथ वर्कआउट ऐड करें। स्ट्रेंथ वर्कआउट से आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं उसमें जान आने लग जाएगी और आपके जो ये हाथ पैर भरने की समस्या है ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। साथियों, जो हमारा फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डाइट। हमें वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए, वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए, वर्कआउट के बीच में क्या करना चाहिए, ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैं आपको किसी भी तरीके का 24 मिनट के फिजिकल के लिए मैं कोई सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 24 मिनट के फिजिकल के लिए आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। जो आप डेली रूटीन में न्यूट्रिशन लेते हैं आपका उसी से काम चल जाएगा। साथियों, वर्कआउट से पहले आपको लेने हैं कार्बोहाइड्रेट। ऐसी चीज खाइए जिसके अंदर कार्ब्स की मात्रा ज्यादा हो, जिससे कि क्या होगा, आप जब भी वर्कआउट करेंगे आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बना रहेगा और आप अपने वर्कआउट में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। दोस्तों, वर्कआउट के बीच में जब आपकी रिकवरी टाइम होता है, मान के चलिए आपने वार्म अप किया या आप रेपिटेशंस वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बीच में जब आपका 1-1.5 मिनट की जो भी आपकी रिकवरी होती है उस बीच में आप ग्लूकोज का यूज कर सकते हैं। ग्लूकोज को मतलब 1 आधा सिप ग्लूकोज ले सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा रिकवर हो पाए कि आप अपने वर्कआउट को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। और दोस्तों, वर्कआउट के बाद जब हमने कूल डाउन कर लिया, हमने वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग कर ली,
ठीक है, तो हमें उसके बाद क्या खाना चाहिए कि हमारी बॉडी के जो मसल टिश्यू टूटते हैं, दोस्तों जब भी हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी के ना मसल टिश्यू टूटने लगते हैं, उसको रिकवर करने के लिए हमें आफ्टर वर्कआउट डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। आप ऐसी चीज खाएं वर्कआउट के बाद जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, जो आपकी मसल्स रिकवरी में हेल्प करे। जितनी अच्छी आपकी मसल रिकवरी होगी उतना ही अच्छा आप सेकेंड डे वर्कआउट के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर पाएंगे। साथियों, बात करते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट की कि हमें वर्कआउट किस तरीके से करना है जो 5 किलोमीटर की रनिंग में हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाए। दोस्तों 5 किलोमीटर वर्कआउट के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 10 से 15 दिन अपने इंड्योरेंस ट्रेनिंग पे ज्यादा काम करें, आप अपना स्टेमिना बनाने पे ज्यादा काम करें, आप स्लो रनिंग ज्यादा करें। आप जितनी ज्यादा स्लो रनिंग करेंगे उतना ही आपका इंड्योरेंस बिल्ड होगा, उतना ही आपकी बॉडी आने वाले जो भी आप आगे जो स्पीड वर्कआउट करेंगे 5 किलोमीटर के लिए उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 2 हफ्ते आप अपने इंड्योरेंस पे लगातार काम करें। उसके बीच में आप स्ट्राइड वगैरह मतलब लगा सकते हैं। स्ट्राइड मतलब काफी बच्चे जो गांव घर से इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनको बता दूं, स्ट्राइड को बोलते हैं सूट। जो आप 60 मीटर 80 मीटर 100 मीटर की जो स्प्रिंट जो तेज जो भागते हैं, ठीक है, आप सेकेंड वीक में आने के बाद स्ट्राइड वगैरह का यूज कर सकते हैं। आप स्ट्राइड वगैरह लगा सकते हैं 100 मीटर 80 मीटर की। साथ ही आप कुछ बेसिक एबीसी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। एबीसी एक्सरसाइज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप बेसिक एबीसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई सी भी 5 से 6 एक्सरसाइज जो आपकी रनिंग ड्रिल्स को ठीक करे, आपकी रनिंग, आपके हैंड पोस्चर, आपके रनिंग मतलब भागने का तरीका जो भी है उस चीज को वो इंप्रूव करे। वो चीज हमेशा स्लो रनिंग में ही इंप्रूव हो पाएगी, इस चीज का ध्यान रखिए। साथियों, अगर आपको 5 किलोमीटर का फुल वर्कआउट डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में 5 किलोमीटर स्पैम करो। मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी 5 किलोमीटर का पूरे मंथ का वर्कआउट, स्पीड वर्कआउट बना के आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपका जो भी फिजिकल है, चाहे यूपी पुलिस का है चाहे एसएससी जीडी का है, आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।